2024 में पार्लियामेंट के इलेक्शन होने, लोकसभा के इलेक्शन होने, उससे पहले विपक्षी पार्टियों ने एनडीए नाम से गठबंधन, इंडिया नाम से अपना गठबंधन बनाया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना जो एनडीए नाम का गठबंधन था उसको रिवाइज किया है। इंडिया गठबंधन की तीसरी और बहुत अहम मीटिंग मुंबई में होने जा रही है, जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम 28 जो दल हैं वो शामिल होने जा रहे हैं। इसके अलावा मुमकिन है कुछ और भी दल इसमें शामिल हो जाएं। इससे पहले भारतीय जो केंद्र की सरकार है भारत की, उसने 200 रुपये कम किए हैं गैस के सिलेंडर पर। जो 200 रुपये कम किए हैं उसको लेकर के ममता बनर्जी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये इंडिया का दम है, यानी इंडिया का जो गठबंधन हुआ है विपक्षी पार्टियों का, उसके दबाव में, उसके प्रेशर में आकर के प्रधानमंत्री मोदी ने या केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ये 200 रुपये गैस के सिलेंडर में घटाए हैं, जो कि अभी नाकाफी कम है। जानकारी के मुताबिक जितना खर्चा अभी जो भारत में मीटिंग में होने जा रही है, क्योंकि G20 का भारत एक साल के लिए अध्यक्ष है, उसकी जो मीटिंग होने जा रही है उसमें जो अभी जो मीटिंग होगी सितंबर के महीने में, उसमें जो खर्चा आने वाला है वो तकरीबन 3000 से 4000 करोड़ है। जानकारों के मुताबिक अगर यही खर्चा सब्सिडी में भारत सरकार खर्च कर दे एक बार की मीटिंग का 3000 से लेकर 4000 करोड़ के बीच, तो यही सिलेंडर 300 रुपये में जनता को आसानी से मिल सकता है। क्योंकि अब चुनाव होने जा रहे हैं, चुनाव में बहुत वक्त है नहीं। अगर अपने सही समय पर भी ये चुनाव होते तो अगले साल मई तक नई सरकार का गठन हो जाना चाहिए, यानी मार्च अप्रैल जो महीने हैं भारत में वो चुनावी महीने होंगे। इससे पहले एक बहुत अहम जानकारी ये है कि भारत की सरकार समय पूर्व चुनाव कराने का मन बना रही है। जानकारी के मुताबिक जो 5 राज्यों के चुनाव अभी होने हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, त्रिपुरा और राजस्थान शामिल हैं, इन्हीं 5 राज्यों के चुनाव ये नवंबर, दिसंबर या जनवरी में होने हैं। तो दिसंबर और जनवरी में या नवंबर में जो चुनाव होने 5 राज्यों के, उसी चुनाव के साथ में भारत की सरकार मन बना रही है कि केंद्र के पार्लियामेंट के चुनाव भी अभी साथ में हो जाए। उसकी वजह जानकारों के मुताबिक मोदी जो सरकार है इसके पास ये इस वक्त घिरी हुई है बुरी तरह से हर तरफ से। जहाँ इंटरनल उसके सामने चैलेंजेस हैं, वहाँ एक्सटर्नल चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है भारत का, वो जो खबरें दिखाता उसकी प्रासंगिकता, उसकी अहमियत नहीं रही है समाज में, और वो चूँकि वन साइडेड खबरें दिखाता है, सरकार की तारीफ में खबरें दिखाता है, तो बहुत सारे लोग अब जान गए हैं कि ये क्या मामला है, और वो उस पर बिलीव नहीं करते हैं कि जो सरकार खबरें दिखाई जा रही हैं। वजह उसकी ये है कि भारत सरकार चुनाव भारत में भी गिरी हुई है और विदेशों में भी गिरी हुई है। देश के अंदर महंगाई है, बेरोजगारी है, नफरत है, सांप्रदायिकता है, मणिपुर है, नू है, तमाम मुद्दे हैं। बेरोजगारी अहम मुद्दा है, सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी मुद्दा है, करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है। जो मोदी सरकार कहती थी कि हम करप्शन के खिलाफ हैं और हम भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, तो करप्शन पर बुरी तरह घिरी हुई है। महाराष्ट्र में उन्होंने एनसीपी का जो एक धड़ा है उसको साथ में लेकर के सरकार बनाई, जिनके ऊपर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इनके ऊपर 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप हैं। अब वो 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले के जो आरोपी थे वो प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी के साथ महाराष्ट्र में सरकार मिलकर के चला रहे हैं। इसी तरह से मणिपुर में हिंसा हुई, लंबे समय तक हिंसा चलती रही, 3 महीने तक वो हिंसा हुई, और वहाँ पर बहुत भारी जो हिंसा थी वो हुई है। उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, हजारों की तादाद में 50-60 हज़ार लोग विस्थापित हुए हैं। वो टेंटों में, कैंपों में जिंदगी जीने को मजबूर हैं। अब ये जो सूरत हाल है उसमें जैसे नूह की हिंसा हुई है अभी, तो सारे लोग, सारे दल ये मानते हैं, और विपक्षी लोग और जो समाज के आम नागरिक मानते हैं कि सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा थी नूह की। लेकिन चूंकि G20 की मीटिंग दिल्ली में होनी है, इसलिए उस हिंसा को जल्दी से फिर बाद में आगे चल के काबू किया गया। यहाँ पर एक बहुत अहम बात है, जैसे मौनू मानेसर है, नूह हिंसा के लिए उसको जिम्मेदार ठहराया गया, उसके वीडियोज आते रहे। एक और बाहुबली है वहाँ का, बहुत दमंग टाइप का, बजरंगी नाम से, बिट्टू बजरंगी। मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी के वीडियोज की वजह से नूह में हिंसा हुई थी। बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाद में उसको जमानत उसको मिल चुकी है।
मोनू मानेसर अभी तक गिरफ्तार नहीं है। जैसे एक फिल्म थी डॉन, उसमें वो डायलॉग है कि डॉन का पीछा या डॉन का इंचार्ज 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, तो ये हिंदुस्तान का नया दाऊद इब्राहिम बन चुका है, जिसको कई राज्यों की पुलिस मिलकर के नहीं पकड़ पा रही है। फरवरी में 2 लोग नासिर और जुनैद की हत्या का ये आरोपी है। नासिर और जुनैद को हरियाणा के अंदर एक कार में, बोलेरो कार में जिंदा जलाकर के मार दिया गया था। उसमें नेम्ड इसके खिलाफ FIR और उसके गुंडों के खिलाफ है, और ये आए दिन अपने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करता रहता है। टेलीविजन पर मेन स्ट्रीम के जो मीडिया है उससे लाइव डिबेट में हिस्सा लेता है, जहाँ जो सर्विलांस है पुलिस के पास, एजेंसी के पास, वो इसको नहीं खोज पा रहे हैं। और ये फरवरी के महीने से अभी तक फरार है। हरियाणा की पुलिस हो या राजस्थान की पुलिस हो, राजस्थान की पुलिस बहुत ज़्यादा चाह करके भी इसमें दखल नहीं दे रही है, क्योंकि हरियाणा की जो सरकार है फिर उसको एक नया मोड़ दे देगी। इसलिए राजस्थान की पुलिस फूक फूक करके, राजस्थान की सरकार फूक फूक करके कदम उठा रही है। सवाल पैदा होता है कि मोनू मानेसर अभी तक क्यों बचा हुआ है? मोनू मानेसर को कौन बचा रहे हैं? मोनू मानेसर की तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वक्त वक्त पे वायरल होती रही है, जिसमें वो एक पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ, हरियाणा की सरकार के जो बड़े अधिकारी हैं उनके साथ में वो नजर आता है, और वो अभी तक फरार है, बचा हुआ है, गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो मोनू मानेसर क्या भारत में एक दाऊद इब्राहिम बन चुका है, जिसको भारत के अंदर सुरक्षा एजेंसियां, भारत की पुलिस, कई राज्यों की पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। केंद्र के बिल्कुल बराबर में हरियाणा राज्य है, वहां की पुलिसें गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। तो ये कौन सी क्या रहा है देश के अंदर? अब हम बात करते हैं जैसे कि चुनावों को लेकर के। तो चुनाव भारत में 5 राज्यों के चुनाव अभी होने जा रहे हैं। नवंबर दिसंबर में ये चुनाव होने। केंद्र की सरकार कई सारे मुद्दों पर घिरी हुई है। लद्दाख का मामला है, जहाँ पर चीन ने भारत के अंदर तकरीबन 3600 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा किया हुआ है। उन्होंने वहाँ पर परमानेंट अपने कंस्ट्रक्शन किए हुए हैं, और जानकारी के मुताबिक वहाँ पर उन्होंने टेंट वगैरह लगाए हुए हैं, और अपनी हवाई पट्टियाँ भारत की सीमा से लगे हुए इलाकों में बनाई हुई हैं, जो LAC कहलाती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के पूरे अरुणाचल प्रदेश को चाइना ने अपने नक्शे में दर्शा दिया है। चंद दिन पहले G20 की मीटिंग में ब्राजील के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात शी जिनपिंग से हुई थी, और वहां पर बताया गया था भारतीय मीडिया की तरफ से कि लद्दाख के मामले में भारत ने अपना विरोध जताया है। विरोध जताने के बावजूद चाइना ने अरुणाचल प्रदेश को, पूरे राज्य को अपने नक्शे में दर्शा दिया है। अब शी जिनपिंग फिर से आने वाले G20 के समिट में, जो भारत में दिल्ली में होने जा रहा है 7, 8, 9 तारीख में सितंबर में। ये जो सूरत है उसमें केंद्र की सरकार घिरी हुई है। देश के अंदर भारत की सरकार ने जो चीज़ें हुई हैं उससे उसकी रेपुटेशन बड़ी ख़राब हुई है, मुल्क की रेपुटेशन भी ख़राब हुई है। प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, वो अब अहमियत नहीं रही। दूसरे एक जानकारी और बहुत अहम है, वो ये है RSS, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती अपने लेवल पर, कोई भी नेता कुछ नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी में वही होता है जो RSS तय करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये मन बना चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी, यानी वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं, उनको 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं बनाना है। इसको लेकर के हम कभी इंटरव्यू आया था सुब्रमण्यम स्वामी साहब का, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं भारत के। बड़े अर्थशास्त्री हैं, बड़े जानकार हैं, कानून के मामलों के बहुत बड़े जानकार हैं। सुब्रमण्यम स्वामी भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम है, जो बड़ी अहमियत भी रखते हैं। स्वामी साहब ने, चाहे वो लद्दाख का मामला हो, अरुणाचल प्रदेश का नक्शा दिखाना हो भारत चीन के नक्शे में, या फिर और जो इंसिडेंट्स हैं, उनको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी पे सीधे सीधे हमले बोले हैं। लेकिन वही बात है कि मीडिया उसको नहीं दिखाता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने यहाँ तक कहा भी, जो नक्शा अरुणाचल प्रदेश का दिखाया है चीन ने, कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत अच्छा है कि वो अपने पद से त्यागपत्र दे दें, और मार्गदर्शक मंडल में जहाँ अडवाणी साहब, मुरली मनोहर जोशी और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता हैं, उसमें जाकर के शामिल हो जाए। उनके ये बयान बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि देश की सुरक्षा की बात है। जैसे पुलवामा हुआ था,
पुलवामा को लेकर के बहुत सारी बातें हुई, कोई जांच उसकी बाहर नहीं आई। सत्यपाल मलिक पूर्व राज्यपाल, कई राज्यों के वो राज्यपाल रहे, भारतीय जनता पार्टी के करीबी रहे, मोदी साहब के करीबी रहे। वो ऑन रिकॉर्ड ये बयान दे चुके हैं कि पुलवामा का हमला भारतीय सरकार ने करवाया है। सत्यपाल मलिक साहब कह चुके हैं कि ये लोग यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग या नरेंद्र मोदी सरकार पाने के लिए, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देख करके एक सिचुएशन जो देश के अंदर बनी हुई है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बनी हुई है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, इंडिया के गठबंधन की जो अहमियत है उसको समझ सकते हैं। 4-5 राज्यों के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें फिलहाल हम जब देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो एक भी राज्य का चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतने जा रही है। जैसे तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी कोशिशें कर रही है, लेकिन बीजेपी का वहां पर कुछ भी नहीं है। वहां सीधी फाइट बीआरएस, चंद्रशेखर राव की पार्टी और कांग्रेस की है। राजस्थान में गुंजाइश तलाश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वहां पर मुकाबला रहेगा, लेकिन वहां अभी अशोक गहलोत का जो पड़ रहा है वो भारी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के हाथ में कुछ भी नहीं है, छत्तीसगढ़ में कुछ भी नहीं है, त्रिपुरा में बीजेपी नहीं जीत पाएगी। मणिपुर में जो कुछ हुआ है उसका इफेक्ट पूरे नॉर्दर्न स्टेट्स में देखने को मिलेगा। इस सूरत में अगर 5 राज्यों के चुनाव पहले हो जाते हैं और उसके बाद केंद्र के चुनाव होते हैं, तो ये 4-5 राज्यों को चुनाव में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बहुत स्पीड के साथ नीचे की तरफ आएगा और सारे आरोप जो लगेंगे हार के वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर लगेंगे कि मोदी साहब के रहते हुए बीजेपी 5 राज्यों में से राज्य नहीं बचा पाई एक भी, और ये हार गए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो कोर लीडरशिप है वो इस बात पर मतलब तय कर रहा है, इस बात पर विचार कर रहा है कि क्यों ना ऐसा हो कि 5 राज्यों के साथ ही केंद्र के चुनाव भी करा लिए जाए। तो बहुत मुमकिन है ये देखने को मिले कि जो पार्लियामेंट के चुनाव 2024 में होने वो अभी दिसंबर या जनवरी के महीने में हो जाए। कुछ और चीजें हैं देश के अंदर, उस पर भी थोड़ा सा हम बात करेंगे। जैसे चंदन सिंह नाम के एक व्यक्ति ने, जो आरएएफ या आरपीएफ का सोल्जर था, वो रेल के अंदर 3 मुस्लिम लोगों की और एक अपने अधिकारी की हत्या कर देता अपने सरकारी हथियार से। उस हत्या से पहले वो बहुत देर तक बहस करता है, जिरह करता है, लोगों को धमकाता है और नारा भी देता है कि भारत में योगी और मोदी की जरूरत है और योगी मोदी जिंदाबाद, और 3 मुसलमानों को निशाना बनाता है। हरियाणा में हिंसा होती है और हिंसा के बाद वहाँ पर एक तरफा कार्रवाई होती है और 1200 के करीब एक समाज के लोगों के मकान ढा दिए जाते हैं। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस किस तरह की चीजें लेकर के चल रही है, उसके बाद जैसे मुस्लिम है, मुस्लिम कम्युनिटी को आरएसएस का अपने एजेंडे में शामिल रहा है कि वो 2म दर्जे का यानी 2nd क्लास सिटीजन बनाना चाहती थी, जो कि बन चुकी हैं। अब भारत के मुसलमानों के पास में या उनके मुताबिक कुछ भी नहीं है। पूरी लीडरशिप आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखें, कश्मीर कोहिमा तक देखें, भारत में मुस्लिम लीडरशिप बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ये देकर के एक सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो कुछ मामलों पर बोलते हैं, बाकी जो है थोड़ा बहुत अपना पार्लियामेंट के अंदर जरूरत पड़ती है तो बात करते हैं, बाकी लीडरशिप ही नहीं। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश के अंदर ही कई सारी छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां मुसलमानों की थी, वो चुनावों में कुछ नतीजे नहीं हासिल कर पाती थी, लेकिन वो थी, वक्त जरूरत पर वो अपना प्रदर्शन भी करती थी, मीडिया में अपनी बात भी कहती थी और धरना प्रदर्शन भी करती थी। वो पार्टियां भी सब खत्म हो गई हैं। ऐसे में मुस्लिम लीडरशिप अब बची नहीं भारत के अंदर। मुस्लिम एक तरह से 2म दर्जे का सिटीजन बन चुका है। अब ये जो चंदन सिंह है या नूह के जैसे दंगे हैं, ये जो चीजें हैं वो मुसलमानों को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाली है। देश की जो संस्थाएं हैं, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट, उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हाई कोर्ट से उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हेट स्पीचेज हैं, कम्युनल राइट्स हैं, इन चीज़ों पर पूरी तरह पाबंदी हो किसी भी तरह से, क्योंकि ये चीज़ें देश के अंदर सोशली डिवीजन पैदा कर रही हैं। सत्ता के लोगों को, जो सत्ता
पाना चाहते हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए सत्ता अहमियत रखती है, लेकिन आम नागरिक के लिए तो अपना समाज, अपना देश ये अहम है। वहाँ आप एक पूरे वर्ग को 18-20 करोड़ जिसकी आबादी बताई जाती है उसको हाशिए पर ला करके, हाशिए पर रख करके आप चाहते हैं कि देश तरक्की करे और देश के अंदर खुशहाली पैदा हो। ये चीज़ें मुमकिन नहीं है। 18-20 करोड़ 25 करोड़ ऑफिशियली ये तादाद हो सकती है 30 करोड़ से भी ऊपर हो मुस्लिम्स की। तो इतने बड़े वर्ग को आप एक तरफ हाशिए पर ला करके मुल्क को तरक्की की तरफ नहीं ले जा सकते हैं, और इतने बड़े वर्ग को आप एक साथ में एलिमिनेट भी नहीं कर सकते हैं कि उनको किसी तरह से सबको मार काट करके कैसे भी निपटा दिया जाए। ऐसा भी नहीं है कि इनको हिंद महासागर में या अरब सागर में ले जा करके डुबो दिया जाए। तो सरकारों को देखना चाहिए, भारत का जो मुस्लिम है बहुत जिम्मेदार तबका है, हर तरीके से वो अपनी वफादारियाँ मुल्क के साथ साबित करता रहा है, लेकिन बार बार उसको चिन्हित किया था, उसको परेशान करने की कोशिशें होती हैं। ये हम टेलीविजन पे भी डिबेट में देखते हैं कि बहुत बार रिटायर्ड ऑफिसर्स आते हैं, मिलिट्री के ऑफिसर्स भी होते हैं और भारत सरकार के भी ऑफिसर्स होते हैं। उनके जो वर्जन होते हैं वहाँ पर, उनके जो बयान होते हैं वो बड़े खतरनाक वाले होते हैं। तो ये जो जहर समाज के अंदर पनपा है और पैदा हुआ है, अब एक अधिकारी जो 25-30 साल 50 साल सर्विस में रहा हो, वो रिटायरमेंट के बाद जब टेलीविजन पर बैठता है और जहरीली बातें करता है, तो उससे समझ में आता है कि यह व्यक्ति जब अपनी चेयर पर बैठा होगा, जब इसके हाथ में कलम रही होगी, तो इसने किस तरह के काम किए होंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं। देश को ये जो फंसा हुआ है, सब मुल्क फंसा हुआ है, उसको सब लोगों को मिलकर के निकालना होगा। जो पॉलिटिशियंस हैं, जो राजनेता हैं, वो सत्ता चाहते हैं, उनका काम ही ये है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस ही कहेंगे हम, भारतीय जनता पार्टी तो उसका अपना एक विंग है। आरएसएस को बने हुए 100 साल होने जा रहे हैं अगले साल, दशहरा के दिन, यानी इसी महीने में 100 साल वो पूरे हो जाएंगे। आरएसएस ने जो टारगेट्स अपने फिक्स किए हुए थे वो तकरीबन उनको सभी को प्राप्ति के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, और बहुत थोड़ी सी चीज़ें बाकी हैं, 5-10% उनको पाने के बाद उसके तमाम जितने टारगेट थे वो पूरे हो जाएंगे। जिसमें हिंदू राष्ट्र बनाने का है। अभी जैसे एक बहुत बड़ा बयान था प्रधानमंत्री मोदी के जो आर्थिक सलाहकार जो कमेटी है उसके अध्यक्ष उनकी तरफ से कि भारत के संविधान को बदला जाए। संविधान को लेकर के था कि ये संविधान पुराना हो चुका और आज की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है और नए संविधान की जरूरत है। क्योंकि नया पार्लियामेंट बन चुका है, वहाँ संगोल अभी स्थापित कर दी गया है, वो डंडा जिससे लोगों की कमर सीधी की जाएगी। तो नया संविधान भी हो। नया संविधान कौन सा लाना चाहेंगे? मनुस्मृति। इसको लेकर के लोगों को अलर्ट रहना चाहिए, और एक एक चीज पर जो देश की आम नागरिक है उनको अलर्ट रहना चाहिए, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या चाहता है। जो अभी आर्थिक सलाहकार ने, जो प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक जो कमेटी है उसके अध्यक्ष हैं, वो अपनी तरफ से नहीं बोल सकते कुछ भी। जो उन्होंने बोला, आर्टिकल लिखा, वो एक कहीं से इशारा मिला बड़ी तरफ से, और उन्होंने ये आर्टिकल लिख करके अपनी बात कही। तो संविधान को बदलने का मामला हो, ये नया पार्लियामेंट बन चुका है और नए संविधान के साथ में नई व्यवस्था, तो ये तमाम चीज़ों पर देश की जनता को भी अलर्ट रहना होगा, और जो देश के जिम्मेदार लोग हैं उनको अलर्ट रहना पड़ेगा। खास तौर से सुप्रीम कोर्ट को इस वक्त बहुत ज़्यादा अपनी जो अहमियत है वो दिखानी भी पड़ेगी, क्योंकि तमाम चीज़ें अब जो रह गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द हैं। सुप्रीम कोर्ट चाहेगा देश बच जाएगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहेगा देश नहीं बचेगा। इसी के साथ हम फिर एक बार बताते हैं कि बहुत मुमकिन है देश के जो पार्लियामेंट के चुनाव 2024 में होने वाले हैं वो अभी इसी साल दिसंबर महीने में या जनवरी महीने में हो जाएं। शुक्रिया आप सभी का। देखते रहिए टीसीएन न्यूज़।